RMS इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो इस केस में कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपका जो पावर होगा, ओए चुप, हाँ पावर जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है। अच्छा एक बात और है, अगर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर है, दोनों साइड अगर हम √2 से डिवाइड कर दें तो आई नॉट बाई √2 क्या बन जाएगा, तो आई नॉट बाई √2 बन जाएगा आई आर एम एस। एक मिनट रुके, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखूंगा। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपन आर है, दोनों साइड √2 से डिवाइड करोगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर। सही है। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपन एक्सी है, दोनों साइड अगर √2 से डिवाइड करोगे तो आई नॉट बाई √2 आई आर एम एस होगा, वी नॉट बाई √2 वी आर एम एस होगा अपॉन एक्स सी हो जाएगा ना। और अगर हम यहाँ पर दोनों साइड √2 से डिवाइड करें तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन कितना, एक्सएल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम दोनों साइड √2 से डिवाइड करें तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन कितना, जेड। यानी जो रिश्ता पीक करंट और पीक वोल्टेज में होता है वही रिश्ता आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज में भी रहेगा। सही है। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर हम चाहें तो इस वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू आर लिख सकते हैं। तो अगर वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू आर लिखोगे तो ये बन जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अगर तुम वी आर एम एस की जगह पे, किसकी जगह पे, ना सॉरी, आई आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस अपॉन आर लिखोगे, आई आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस अपॉन आर लिखोगे तो वी आर एम एस मिलके क्या हो जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। आप ध्यान दीजिए, तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डीसी में पढ़ा था। क्या, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। बस अंतर इतना है कि उसमें वो करंट एक कांस्टेंट करंट होता था, इसमें जो करंट है वो आरएमएस करंट है, वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज है। सही है। इस केस में अगर आपसे कोई पावर पूछेगा तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस, बोलते भी रहो आई आर एम एस, और कॉस कितना डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री ना होता है। और आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो मिला जुला के 0। तो कोई पावर का लॉस होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, वो बर्बाद नहीं करता है। तो इसीलिए इस केस में एवरेज पावर कितना आएगा, 0 आएगा। आप बताइए यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस -π/2 का आएगा। तो अगर मैं लिखूं एवरेज पावर तो वो हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस -π/2। अब हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, बोलिए ना। याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कितना होता है, वो तो कॉस ही थीटा ना रह जाता है। और टेन माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है माइनस टेन थीटा। तो किसका किसका माइनस बाहर निकलता है, हाँ साइन वाले का और टेन वाले, कॉस वाले का अंदर गायब हो जाता है। तो फर्क नहीं पड़ेगा, किस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, किस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप cos 90 डिग्री लिखिए चाहे cos -90 लिखिए, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, और इसमें भी एवरेज पावर कितना आने वाला है, 0 आने वाला। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ भी पावर का लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये इंडक्टर है, इंडक्टर भी पावर का लॉस नहीं कराता है, वो जो भी एनर्जी है उसको स्टोर करके रखता है। ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, ये स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर तो हमको देखना पड़ेगा। आइए यहाँ पर हम लोग पावर देखते हैं, ठीक है। तो बाबू पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कितना, कॉस फाई। अच्छा जी, अब ये फाई आखिर निकलता कैसे है, तो उसके लिए हमको, आपको याद होगा, ऊपर में रखना होता है एक्सेल को, नीचे में रखना होता है एक्सी को, और इधर में रखना होता है, फिर हमको रिजल्टेंट लेना होता है। अब हमको देखना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस फोटो के हिसाब से ऊपर वाला बड़ा है, अरे बोलिए ना, तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी। नीचे में क्या है, जा तब कौन सी क्या, नीचे में एक्सएल माइनस एक्स सी, और इधर क्या है, इधर आपका आर हो गया। तो बाबू इसी को ना हम लोग जेड बोलेंगे, अब बोल रहे, तो जिधर जेड होता है
क्या हो रहा है? हाँ, बोल रहा हूँ कि जिधर जेड होता है उधर हम किसको रखते हैं? वोल्टेज का। जिधर आर होता है उधर हम लोग करंट को रखते हैं, और इसी को ना हम लोग फाई बोलते हैं जी ना जी। तो थोड़ा इस फोटो को देखिए और बताइए कि कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो सुनिएगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए और बताइए कॉस फाई का मतलब क्या हुआ? बेस बाई हाइपोटेनस। तब बेस कितना है? आर है। हाइपोटेनस कितना है? जेड है। तो अगर हम चाहें तो कॉस फाई लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई जेड। अरे बोलो यार, आर डिवाइडेड बाई क्या? जेड। तो इस केस में जो एवरेज पावर आएगा, ठीक है, उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी आर एम एस, बोलिए, आई आर एम एस, ऐसे लिख सकते हैं। और मन करे तो कॉस फाई की जगह पे हम लोग आर बाई जेड भी लिख सकते हैं। बोलो, ऐसे कर सकते हैं। चाहे हम ये बात जानते हैं कि आई आर एम एस कितना होता है? वी आर एम एस अपॉन जेड होता है। तो अगर हम इस आई आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस अपॉन जेड लिखें तो ये वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड। लेकिन फिर बगल में कॉस फाई भी तो आएगा, और कॉस फाई की वैल्यू हम चाहें तो आर बाई जेड लिख सकते हैं। तो मिला जुला के ये वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्या हम वी आर एम एस की जगह पे, किसकी जगह पे? वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू जेड लिख सकते हैं? तो अगर हमने वी आर एम एस की जगह पे आई आर एम एस इंटू जेड लिखा है तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका पावर आएगा वो होगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कितना? और इंटू कितना? जेड। अब पावर फैक्टर हो जाएगा आर बाई जेड, है कट कुट गया। अल्टीमेटली आंसर कितना आया? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू, अब मेरी बात सॉरी, हाँ, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू, अब ध्यान से सुनिएगा, हमको याद रखना होता है एक तो ये, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, ये तो हर जगह काम आएगा। अरे बोलो, हमको याद ये भी रखना होता है कि पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद ये आप सबसे आखिरी वाला याद रख सकते हैं, और अगर अलग से याद रखना है तो अगर हम वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस खाली लिखना चाह रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको बगल में आर बाई जेड भी लिखना होगा। चाहे आर बाई जेड ना लिख के हमको क्या लिखना होगा? कॉस फाई। अगर हम वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड लिखना चाह रहे हैं, अरे यार सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या था ये? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर इस फॉर्म में हम उधर लिखना चाह रहे हैं तो खाली वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिखने से काम नहीं चलेगा। खाली वी स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड लिखने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन आप आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर लिखिएगा, इससे काम चल जाएगा। क्लियर है? तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए भी वैलिड है देख लो, और एलसीआर सर्किट के लिए भी वैलिड है। लेकिन बाकी सब जो है, मैंने ये और ये जो है, इसके लिए तो वैलिड रहेगा, लेकिन एलसीआर सर्किट के लिए वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये सब बातें आप याद रख सकते हैं। ठीक है? और मेरे हिसाब से देखा जाए तो यही है। चलिए, नहीं अभी कुछ चीज़ें और भी बची हुई हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर देखा जाए। देखना बाबू, हाँ बताओ, एक्स सी की वैल्यू कितनी थी? 1 अपॉन ओमेगा से। और आपको पता है ना कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी कहिए, अच्छा है बाबू 2 पाई इंटू न्यू कहिए, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, चाहे एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू सी। अरे ऐसा ही ना होगा? यानी एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू भी है, और एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी है, और इवन एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी भी है ना। और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ही ना बनता है। तो आपसे
XC वर्सेज मैंने XC वर्सेज ओमेगा पूछे, चाहे न्यू पूछे या चाहे C पूछे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। क्लियर है। एक और बात है, फॉर डीसी सर्किट, फॉर क्या, डीसी सर्किट, फॉर डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकंड में वो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है? एक बार भी नहीं का मतलब कितना? 0 बार। तो फॉर डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 0 बाबू, तो एक्ससी कितना हो जाएगा? मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह 0 रखेंगे तो समथिंग अपॉन 0 कितना होता है? यानी हम कह सकते हैं कैपेसिटर, कौन बोलिए, कैपेसिटर एक डीसी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और सुनिए, ये हमने देखा भी है कि जितनी देर तक कैपेसिटर चार्ज होगा उतनी देर तक इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं। इसीलिए कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। कैपेसिटर को कहाँ पढ़ा जाता है? तो एक बार वो चार्ज हो गया ना तो उसके बाद अब उसमें करंट का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। अब करंट को ये नहीं फ्लो करने दे रहा है का मतलब क्या हुआ? ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये भी पूछा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो एक्सएल कितना होता है? ओमेगा इंटू, अच्छा ओमेगा की जगह पे हम चाहें तो 2 पाई न्यू इंटू एल भी लिख सकते हैं। अब आप बताइए, एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी होगा, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी होगा, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू भी होगा। और जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर यहाँ पर हमने एक्सएल रखा है, यहाँ पर न्यू रखिए, ओमेगा रखिए, एल रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सही है। अब इस केस में अगर हम फॉर डीसी सर्किट की बात करें तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना है? 0। और बाबू अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। यानी एक इंडक्टर एक इंडक्टर डीसी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? 0। क्यों? मैं बताता हूं। शुरू में तो इसने अपोज किया था थोड़ी देर के लिए, याद करो, हमने यहाँ पर 10 ओम रजिस्टर रखा था और यहाँ 100 वोल्ट, तो शुरू में कितना करंट आया था? 0। तो ठीक है, शुरू में तो इसने रेजिस्टेंस ऑफर किया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम, जस्ट 1-2 सेकंड भी समय नहीं लगेगा और इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, तब क्या ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? तब जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सिर्फ ये ना ऑफर करेगा, तो थोड़ी देर के लिए ये भी करंट को पास करने देता है। अरे बोलो ना, यानी थोड़ी देर के लिए तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। थोड़ी देर के लिए ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, ये एक नॉर्मल तार की तरह बिहेव करेगा। बस ऐसा होगा कि एक तार है जो खाली ऐसे लपेट दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, डीसी सर्किट में कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? इनफाइनाइट। लेकिन इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्लियर है? तो हमको लग रहा है कि पूरे एलसीआर सर्किट में तो हमको मेन कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसी से जो भी क्वेश्चन आना होता है आएगा अप टू एडवांस लेवल, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रेजोनेंस। क्या है बताइए? रेजोनेंस वो कंडीशन होता है, ऑब्वियसली रेजोनेंस जो होता है वो एलसीआर सर्किट में ही ना हम लोग देखते हैं, एल सी और आर, ठीक है। हमारा जो एसी सोर्स है वो वी नॉट साइन, अरे बोलो, वी नॉट साइन ओमेगा टी। रेजोनेंस का मतलब हुआ ना कि हमको इसमें फ्लो करने वाला करंट मैक्सिमम चाहिए। अब आप बताइए, करंट जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन से करंट की बात कर रहा हूं? आप याद रखिएगा, जब भी खाली करंट, खाली वोल्टेज बोला जाए तो हम आरएमएस करंट या आरएमएस वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं। तो करंट हमको मैक्सिमम चाहिए, और आप जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन जेड। तो कौन सा करंट? आरएमएस करंट। कौन सा वोल्टेज? तो अगर आपको आई आरएमएस मैक्सिमम चाहिए तो जेड को आपको क्या करना पड़ेगा?
माने ये चीज अगर हमको चाहिए मैक्सिमम तो इस चीज को हमको करना पड़ेगा मिनिमम। अब जेड की वैल्यू होती कितनी? अंडर रूट एक्सएल माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तुम बताओ यार कि रूट का आंसर कभी नेगेटिव तो नहीं होता है, पहली बात ये है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब उसके अंदर भी जो चीजें हैं उसमें से ये भी किसी चीज का स्क्वायर है और ये भी किसी चीज का, तो ना ये नेगेटिव में जा सकता है ना ये नेगेटिव में जा सकता है। स्क्वायर कम से कम हो सकता है तो कितना? 0। तो रेजिस्टेंस को तो हम 0 कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हम इस चीज को 0 कर सकते हैं? ये चीज कैसे 0 हो जाएगा? अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए ना जी, तो इफ एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा ना, तो उस केस में तब जेड कितना आएगा? मैंने ठीक है, जेड कितना आएगा? तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया है, आर स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो आर आएगा, और ये कैसा हो जाएगा बताइए? सबसे मिनिमम हो जाएगा। नहीं समझे? तो बताइए, रेजोनेंस के कंडीशन में हमको करंट चाहिए होता है मैक्सिमम, इम्पीडेंस चाहिए होता है मिनिमम। तो कंडीशन क्या है कि उस केस में एक्सएल और एक्ससी बराबर होना चाहिए। सारा केस याद करिए, अभी एक्सएल और एक्सी बराबर होना चाहिए, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब आर हो जाएगी। क्लियर है? जेड की वैल्यू हो जाएगी आर। अब एक बात बताओ, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया का क्या मतलब हुआ? कि एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर लेगा? अरे मैंने थोड़ा फोटो के हिसाब से देख रहे हैं, कैंसिल कर लेगा। तो यही ना रिजल्टेंट आया, और रिजल्टेंट को ही क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस यानी जेड बोला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में जेड बराबर, मतलब फॉर्मूले से भी आ गया, फोटो से भी आ गया। रही बात फाई के वैल्यू की, तो बाबू फाई इज इक्वल टू क्या होता है? या टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स या डिवाइडेड बाई आर होता है। अब पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो 0 नहीं हो जाएगा? टेन फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब फाई इज इक्वल टू कितना? यानी रेजोनेंस के केस में फेज डिफरेंस 0 होता है। याद रखिएगा। क्यों 0 होता है पता है? काहे कि इन दोनों ने तो एक दूसरे को, तो ना ही कैपेसिटर का कोई प्रभाव है ना ही इंडक्टर का कोई प्रभाव है, तो अब अकेला किसका? रजिस्टर का। और जब सिर्फ रजिस्टर का सुना जाएगा तो उसके इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगा। क्लियर है? फोटो से भी हम समझ सकते हैं, जिधर आर होता है उधर हमको किसको रखना होता है? जिधर आर उधर करंट, और जिधर जेड उधर वोल्टेज। सही है? तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 0 ही आ रहा है, इसका मतलब फेज डिफरेंस भी 0 ही होगा। अब बात करेंगे पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर का मतलब क्या? कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तेरे की कॉस 0 डिग्री 1 नहीं होगा, कॉस 0 डिग्री 1 नहीं होगा। अब बात करेंगे एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की जगह क्या 1 रखना है? अरे बोलो यार। अब एक और बात बता दो, अगर मान लो जेड की वैल्यू कितनी आ गई है आर, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा? वी आर एम एस अपन आर नहीं आ जाएगा? तो इस आई आर एम एस की जगह पे अगर हम वी आर एम एस अपन आर लिख दें तो ये वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, और वी आर एम एस की जगह पे अगर हम आई आर एम एस इंटू आर लिख दें तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। यानी पावर का सारा फॉर्मूला वही आया जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभाव भी तो सिर्फ रजिस्टर का ही ना है, कैपेसिटर और इंडक्टर ने तो एक दूसरे को काट डाला है। अरे कुछ बोलिए ना। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आई। अब सुनिए, एज वी नो दैट बाबू कि एक्सएल बराबर है किसके? एक्ससी के। एक्सएल बराबर है एक्सी के, तो दोनों साइड में अगर हम लोग आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दे बोलो? तो आई नॉट इंटू एक्सएल बराबर आई नॉट इंटू एक्ससी। क्या बन जाएगा? रुकिए मैं आपको दिखाता हूं क्या बन जाएगा। ये बताइए, आई नॉट इंटू एक्ससी क्या बन जाएगा? वी नॉट। तो वी नॉट अक्रॉस कैपेसिटर, चाहे आई नॉट इंटू एक्सएल क्या बन जाएगा? वी नॉट अक्रॉस इंडक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी नॉट अक्रॉस, इंडक्टर है, वी नॉट अक्रॉस
कैपेसिटर आपस में बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पीक वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस जाएगा ना, ठीक वही पीक वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस भी जाएगा। ठीक, अच्छा, दोनों साइड में अगर हम लोग √2 से डिवाइड कर दें तो V0/√2 क्या होता है? VRMS। इसका मतलब हुआ कि VRMS अक्रॉस इंडक्टर बराबर होगा VRMS अक्रॉस क्या? कैपेसिटर के ना। सही है, चलिए ठीक है। हाँ, तो इतना सारा कंक्लूजन हमको इसमें देखना था, आई थिंक। ठीक है, अब फिर से बताइए रेजोनेंस के केस में क्या होता है। सबसे मेन चीज तो भुला गए हम लोग, एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। बाबू तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ना ओमेगा है, ये वो ओमेगा है जिस ओमेगा पे एक्सएल और एक्सी बराबर होने जा रहा है, तो इसको हम लोग ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इस ओमेगा नॉट को ऊपर लेके जाइए तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर जो होगा 1/LC हो जाएगा। नहीं समझे? और इसको इधर लेके आइएगा तो अंडर रूट, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√, क्या? LC। तो सुनिए, इसको बोला जाता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाएगा? फिर से यहां लिखता हूं मैं, ओमेगा नॉट कितना आया है? 1/√। को क्या बोला जाता है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC हो गया, बोलो क्या हो गया? 1/√LC हो गया, तो उस केस में एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा। उस केस में इम्पीडेंस सबसे मिनिमम हो जाएगा। चलिए बोलते रहिए, क्या हो जाएगा? और कितना हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। उस केस में करंट सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जेड मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। ठीक है, उस केस में फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। उस केस में पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। उस केस में एवरेज पावर का सारा फॉर्मूला वही होगा जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए था, यानी VRMS इंटू IRMS, VRMS का स्क्वायर इंटू आर, IRMS का स्क्वायर VRMS का स्क्वायर अपॉन आर, IRMS का स्क्वायर इंटू आर। उस केस में इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम होगा। अरे बोलो ना, चाहे वो पीक वोल्टेज हो या चाहे वो RMS वोल्टेज हो। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा AC, बस इतना ही तुमको पढ़ना है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें पढ़ना है, 1 मिनट लाओगे? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वगैरह तो सिलेबस से हट गया है। हाँ लीजिए। हाँ, एक चीज और देखना है हमको कि मान लीजिए कि एक LCR सर्किट है, ठीक है, जिसमें ये R1 है, ये L है और ये क्या है? C है। ये R1 है, और एक दूसरा LCR सर्किट है जिसमें ये L है और ये C है और ये क्या है? कुछ R2 है ना। अब मान लो कि R1 इज ग्रेटर देन क्या? R2। तो इस केस में V बराबर अगर हम लोग लेते हैं V0 sin ओमेगा टी, और इस केस में भी V बराबर लेते हैं V0 sin ओमेगा टी, तो इस केस में जो I आएगा, कौन आएगा? तो मैं IRMS की ही बात कर रहा हूं, जो कि सबसे मैक्सिमम होगा अगर इस केस में XL बराबर XC है तो। और वो होगा कितना? तो V RMS अपॉन, अरे जो भी RMS वोल्टेज होगा अपॉन क्या? R1 ना होगा हैं। और इस केस में I मैक्स कितना आएगा? ठीक है, VRMS अपॉन R2। अच्छा, VRMS दोनों में सेम क्यों लिया गया है? क्योंकि दोनों के V0 की वैल्यू सेम है, तो RMS वोल्टेज भी सेम ही होगा। तो चूंकि ये चीज सेम है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट IRMS का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, अरे बोलो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट पैदा होगा।
जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा करंट पैदा होगा। तो एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें हम लोग ना यहाँ पर रखेंगे, क्या बताइए, आई की वैल्यू रखेंगे। और ये कौन सा आई है? इवन आप आई नॉट भी ले सकते हैं, चाहे आरएमएस भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आई आरएमएस भी ले सकते हैं और आई नॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आरएमएस वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो पीक वैल्यू भी तो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर हम लोग ओमेगा रखते हैं, तो एक खास ओमेगा जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1/√, कितनी है, एलसी है, वहाँ पे करंट सबसे मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू उससे ज़्यादा भी करिएगा तभी करंट कम होगा, और ओमेगा की वैल्यू इससे कम करिएगा तभी करंट कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक ग्राफ ऐसा बनेगा बाबू, और एक ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। तुमको खाली बता देना है कि दोनों में से कौन सा ग्राफ इस R1 के लिए है और कौन सा ग्राफ इस R2 के लिए है, जबकि R1 ग्रेटर देन R2 है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पीक करंट कम होगा, उसका आरएमएस करंट कम पैदा होगा। तो जाहिर सी बात है जिसमें कम पैदा हुआ है वही किसके लिए होगा, R1 के लिए होगा, और ये वाला जो होगा वो R2 के लिए होगा। ये चीज़ भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ट्रांसफार्मर जो है, मैंने सेमीकंडक्टर का लेक्चर अपलोड किया है, 2 लेक्चर हो गए उसका थियरी का। अरे उसको देखे थे ना? हाँ ठीक है, बढ़िया से देख लेना, तुमको उससे बेहतर लेक्चर और कहीं नहीं मिलेगा। और एक लेक्चर मैंने डाला होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके होगा, वो बिहार बोर्ड में खाली पूछता है। बिहार बोर्ड अगर कुछ भी पूछेगा सेमीकंडक्टर से तो माने 80% संभावना है कि उसी एक लेक्चर से पूछेगा। ठीक है, तो 3 लेक्चर उसमें देखिएगा। तो सेमीकंडक्टर के दूसरे लेक्चर के आखिरी में मैंने ट्रांसफार्मर बता दिया है पूरा। ठीक है, तो आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, डेरिवेशन इसका देखना है, हैं? ह्यूमन आई सिलेबस में नहीं है। नहीं नहीं, देखो एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, कम्युनिकेशन से क्या बोल रहे हो, कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का पूरा चैप्टर जो है पिछले 2 साल से सीबीएसई की किताब से हटा दिया गया है। ठीक है, हाँ, बिहार बोर्ड मान लीजिए भूले भट के अगर पूछता भी है, क्या? नहीं नहीं, 7 नंबर का तो नहीं है, पूछेगा नहीं, पूछेगा ना। तुम हमको लाके दिखाना, तो पिछले साल 7 नंबर में पूछा था। एक आध को कोई पूछता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो यार 50% सिलेबस ना लेके चलना है। 70 को में से कोई 35 को हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो एक आध को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है। ह्यूमन आई, अच्छा ठीक है, तो ह्यूमन आई मैं बता दूंगा। अच्छा, अब इसका जो डेरिवेशन है, तो इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करें, डेरिवेशन आप देखिएगा अभी कोई, मतलब डेरिवेशन में हमको इसमें देखना ही क्या है, आगे जो लेक्चर है उसमें जाके देख लीजिएगा जहां जहां डेरिवेशन है, हैं? अरे लेक्चर में जा जाकर डेरिवेशन देख लोगे। अरे कर लेना यार, 2x स्पीड कर लेना, ठीक है, खोज लेना कि कहाँ कहाँ डेरिवेशन है। अरे इतना तो तुमको पता नहीं कि कौन कौन सा डेरिवेशन है, तो लेक्चर भी तो सब सीक्वेंस में ही ना होता है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। और डेरिवेशन, एवरेज वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कितना डेरिवेशन है इसमें, डेरिवेशन में मैं बता रहा हूँ क्या है, सुनो एक सेकेंड। डेरिवेशन में यही ना, आई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का जो प्रूफ होगा, एक डेरिवेशन ये हो गया, हाँ मतलब ये वाला, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये आएगा। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो देख लीजिएगा। अब फिर ये जो हम लोग डिराइव किए थे, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या, कॉस फाई, एक उसका छोटा सा डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा डेरिवेशन, नहीं तो बोलोगे तो हम करा ही देंगे।